और हिंदी का पेपर कैसे आता है और उसमें क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट टाइम में आपको मतलब जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन बनता है जहाँ पे आप डर के मारे जो चीज़ आता रहता है आप वो भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप मतलब जाएंगे जब सेंटर पे, जहाँ पर आपका सेंटर होगा वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो तो पहले 10 मिनट बैठना चाहिए, फिर मतलब बैठे आराम से। उसके बाद जब कापी आपको मिल जाए, आपका कापी और पेपर मिल जाए, एक बार ध्यान से पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका एग्जामिनर प्लस जो चेक करने वाले हैं तो वो देख कर जो स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं, जो शुरुआती के बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनको मतलब थोड़ा अंदर डर जैसा होता है, तो जो चीज़ आता है वो भी वो भूल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसे अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि मतलब वहाँ पे आप सीधे 10 मिनट अपने आप को थोड़ा रिलैक्स दें, पेपर पढ़ें आराम से, जो डर होता है उसको निकालें, फिर आराम से पेपर पढ़ें। किसी भी चीज़ का पेपर हो उसको आराम से पढ़ें। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आता है, ये जान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, आप सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करें एकदम अच्छा सा हेडिंग डाल के बराबर, किसी भी काले पेन से अच्छा से हेडिंग डाल करके जो भी लिखे स्पष्ट लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, कट पिट नहीं होना चाहिए। यदि कट पिट होगा तो जो भी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा तो सोचेगा कि बच्चे को आता नहीं है और काट पिट लिखा हुआ है, इसलिए आपका मतलब राइटिंग भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा और उसमें आपका नंबर भी कट जाएगा। आप सही से लिखे रहेंगे पूरा सब कुछ, फिर भी आपका नंबर मतलब कम ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट का होता है बुक, सबसे पहले आप रहेंगे उसमें, तो जो एग्जामिनर होता है आपका क्लास का जो क्लास टीचर होता है वो आपको अच्छे से बताएगा, जो गाइडिंग करते हैं लोग कि क्या भरना है, कैसे भरना है, सब कुछ बताएंगे आपको। उसको करने के बाद आप हल्का सा एक स्केल ले करके, एक स्केल उसमें कितने लोग होते हैं राइट और लेफ़्ट दोनों टाइप में खींचते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस फर्स्ट टाइम में जो साइड में खींचा होता है उसमें नहीं खींचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट एक अगर खींच लेंगे थोड़ा सा लिखने में अच्छा होता है, थोड़ा सा ही खींचे, मतलब ज़्यादा चौकोर में ना खींचे। फिर वहाँ से स्केल खींचने के बाद फिर आराम से लिखना स्टार्ट करें वहाँ से। और सबसे पहले क्या लिखिए उसमें क्वेश्चन में आपको कम से कम 7 या 8 प्रकार के होते हैं। कक्षा 10 में आपको तो लगभग मिलेंगे 2 ग्रुप पे होते हैं, इसमें कुछ हिंदी का होता है, कुछ संस्कृत का होता है। तो जो हिंदी वाला होता है आपको जो आ रहा है आराम से गद्यांश पद्यांश गद्य पद्य प्लस इतिहास भी होता है, उसमें हिंदी का इतिहास होता है। तो सबसे पहले आपको उसमें कुछ इतिहास दिया होगा, उसमें आपको कवि का नाम, लेखक का नाम, जैसे कौन से रचयिता हैं, ये सब क्वेश्चन पेपर जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है नोटिस जो कराना चाहता हूँ, गद्यांश और पद्यांश को लेकर के जो गद्य गरिमा पद्य होते हैं, तो उसमें आपको मतलब क्या होता है कि गद्य में गद्य और पद्य आपको कुछ लाइन दिए होते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो गद्य गरिमा होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ पाठ लिखे होते हैं जो आप पढ़े हैं पहले से, ठीक है, उसमें पढ़े होते हैं तो कुछ पाठ उसमें दिया होता है, फिर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है संदर्भ। सबसे पहला हेडिंग होता है संदर्भ। संदर्भ में मतलब उस संदर्भ में आपको ये दर्शाना होता है कि ये किस पाठ से लिया गया है, कि लेखक या रचयिता का संदर्भ में, गद्यांश में जो गद्य गरिमा का क्वेश्चन होता है उसमें। फिर उसके बाद व्याख्या, आपको जो लाइनिंग होती है उसका करना होता है। फिर उसके बाद अब आते हैं पद्यांश में, जो पद्यांश वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको कविता दिया होता है, तो उसमें कविता या कुछ और दिया होता है, उसमें 2-3-4 लाइन का दिया होता है, उसको आपको संदर्भ प्रसंग, उसमें आपको एक नया चीज़ जोड़ना होता है प्रसंग में मतलब संदर्भ तो आप जानते हैं कि मतलब किस पाठ से लिया गया है, कि लेखक कौन है, इसमें एक ही संदर्भ में लिखाता है। लेकिन प्रसंग जो होता है, प्रसंग में आप जब कविता पढ़ेंगे या जो लाइन दिया होता है उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाए कि उसमें कवि या लेखक कवि उसमें कहना क्या चाहता है। प्रसंग में यही चीज़ लिखाता है कि क्या कहना चाहता है, उसको डबल इन्वर्टेड कामा में आपको लिखना होता है। शुद्धता से अच्छे तरीके से लिखेंगे तो अच्छा होगा, राइटिंग भी आपका बनेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आपको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना होता है प्रसंग में,
कि कौन से पार्ट से लिया गया है, वो तो संदर्भ में लिखा जाता है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे इसमें 1 या 2 लाइन आपको लिखना होता है कि प्रस्तुत पाठ में कवि क्या कहना चाहते हैं, उसको उसी चीज़ को आपको लिखना होता है उसमें। फिर जब व्याख्या करेंगे तो आप डिटेल्स में जो पढ़ेंगे, जो चीज़ दिया होता है उसका अपनी भाषा में अपने तरीके से आपका हिंदी अनुवाद उसको करना पड़ता है। हिंदी अनुवाद नहीं, मतलब मिला जुला के वो हिंदी में ही दिया होता है, आपको उसी भाषा में पूरा पेपर ही नहीं उतार देना है। पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको मालूम हो जाएगा। और तीसरे में आता है जीवन परिचय। तीसरे में आपको आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए 3 या 4 कवि का नाम दिया होता है, 2 कुछ पद्यांश से कुछ पद्यांश से, इसमें से एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। जीवन परिचय आप जयशंकर प्रसाद, माधवी वर्मा किताब खोलेंगे तो उसमें होगा। अच्छे से कोई भी 1 या 2 रट लीजिएगा, रटिएगा मत। इसमें सबसे पहले आपका उनका नाम, कुछ तरीके होते हैं जीवन परिचय याद करने का। याद तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, याद करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ टिप्स होते हैं जिसमें, जैसे कि मान लीजिए उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ हेडिंग बना के हेडिंग बाय हेडिंग अगर आप याद कर लेते हैं, लिखना नहीं है, याद कर लेते हैं, उसके बाद आप जब लिखेंगे वहाँ पे आसानी से और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको निबंध भी लिखना होता है, जो निबंध मेरे हिसाब से 7 या 15 नंबर का आता है। लेकिन जब संस्कृत में आप जाएंगे तो संस्कृत में आपको कुछ श्लोक दिए होते हैं, उसमें भी आपको संदर्भ लिख करके आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना होता है। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ वाराणसी, कक्षा 10 में संस्कृत का जो मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर है वाराणसी, उसमें से हर साल क्वेश्चन फंसा है, इसको आप देखना है आपको। तो अभी मैं आपको बस कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, यही चीज़ बताया हूँ। फिर मैं अभी दूसरा वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको हिंदी का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा मैं आपको एकदम अनसॉल्व करके उसको अपने चैनल पे डाल दूँगा। धन्यवाद, तैयारी करते रहें। थैंक यू।